आज हमारे साथ है खास मेहमान, पीजीआई से डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम जी। डॉक्टर जगत राम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अ, डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल आपसे है, चंडीगढ़ में अगर पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो लगातार जो केसेज़ में इज़ाफ़ा है, वो देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बापू धाम कॉलोनी से जिस तरह से लगातार केसेज़ बढ़े हैं, सर पीजीआई की किस तरह की तैयारियाँ फिलहाल इन केसेज़ को डील करने को लेकर है? हाँ, जैसे कि आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा और देखने में आया है कि लास्ट 3-4 डेज़ में जितने हमारे अभी लगभग 1 महीना में पेशेंट नहीं आए, उतने अभी हमारे 3-4 दिन में बापू धाम कॉलोनी से केसेज़ आ रहे हैं। आज भी काफ़ी शायद 15 या उससे ऊपर केसेज़ पॉज़िटिव निकले हैं। अ, हमारी तैयारी तो काफ़ी है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हैं कल, उसके मुताबिक जो माइल्ड केसेज़ है जिसमें एसिम्प्टोमेटिक है और जिसमें कोई एडिशनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम लोग उनको होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में आइसोलेशन है, सेपरेट रूम है, वहाँ के लिए तो एप्लीकेबल है। पर अगर कोई ऐसे जैसे कोई पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या कोई व्यक्ति है जिसके घर में काफ़ी लोग रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं या इवन 2-3 भी रहते हैं, तो उसमें हमें देखना है कि उसको क्वारंटाइन करने के लिए, क्योंकि होम क्वारंटाइन उसमें होना मुश्किल है। तो उसके लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात चली है कि उनको कहाँ पे क्वारंटाइन किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरह से केसेज़ इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। 32 अस्पताल की अगर मैं बात करूँ तो 2 डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा लैब अटेंडेंट्स हैं, वो भी लगातार पॉज़िटिव होते जा रहे हैं। सर, उनको लेकर किस तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं? क्योंकि पीजीआई में थोड़े दिन पहले जो 6 महीने की जो बच्ची है जिसकी डेथ हुई थी, कोई भी पॉज़िटिव ज़रूर कोई डॉक्टर नहीं आया था या स्टाफ आया था, लेकिन सर प्रिकॉशनरी तौर पर क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? देखो, ऐसे है कि हॉस्पिटल में जब इतने केसेज़ आते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक हमें प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करना होता है, प्रिकॉशन को फ़ॉलो करना होता है। उसका मतलब है कि जैसे जो पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे कोविड पॉज़िटिव एरिया होता है, वहाँ पे हर एक कोई भी व्यक्ति वहाँ पे बिना मास्क के N95 मास्क और बिना पीपी के अंदर वार्ड में नहीं जा सकता है। इसी तरह से जो एक सस्पेक्टेड केसेज़ वाला वार्ड है, जहाँ पे पता नहीं कि जो टेस्ट भेजे गए हैं, वो पॉज़िटिव आए या नेगेटिव आए, अगर वहाँ पे भी लापरवाही होगी तो वहाँ पे भी हमें पूरी प्रिकॉशन लेना है, जैसे कि वहाँ पे भी N95 मास्क और पीपी को पहनना है। जी। तीसरा एरिया है जैसे कि ट्रायज वाला एरिया। ट्रायज वाले एरिया में भी क्योंकि इमरजेंसी का ट्रायज है, वहाँ भी पता नहीं है कि किस तरह का कैसे पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको श्योरली कंफर्म करना ज़रूरी है। तो हमें अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो स्प्रेड का इसमें मतलब एटलीस्ट मरीज से डॉक्टर को या हेल्थ केयर वर्कर को ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। जहाँ तक आपने कहा कि एक बच्चे की डेथ हुई, अगर आप देखें कि वो जो बच्चा था वो पीडियाट्रिक वार्ड में पीजीआई में आया, वेंटिलेटर पे आया, वो वहाँ से अपोलो बाहर के हॉस्पिटल से लुधियाना से आया और वो वहाँ पे 36 दिन तक था और जब जी। जो यहाँ पे उसको सर्जरी के लिए लगभग जैसे दूसरे दिन उसकी सर्जरी करनी थी, तो उसमें एक एक तरह से डॉक्टर्स ने और हमारे एक्सपर्ट ने सोचा कि क्यों ना इसका टेस्ट करवाया जाए और जी। वो टेस्ट उसका पॉजिटिव आया। तो उसमें सारे जितने वहाँ पे जो भी स्टाफ था, डॉक्टर, नर्सिस, हेल्थ केयर वर्कर जितने भी वहाँ गए, उनका टेस्ट करवाया गया, सबका नेगेटिव आया। इसका मतलब है कि सबका नेगेटिव आया तो यहाँ से तो हुआ नहीं उसको कोरोना, वहाँ पे तो बहुत सारे मरीज है, मीन्स कि उस वार्ड में शायद थोड़े कम थे पर हेल्थ वर्कर जितने सभी का टेस्ट कराया गया।
तो उसमें तो कोई ऐसी बात हुई नहीं ना, फिर इसका मतलब है कि वो पहले से उसको कोरोना था और सस्पेक्ट भी नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक केस था। डॉक्टर साहब, ये पीपीई किट्स क्या अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है? क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स वो लगातार शिकायत भी कर रहे हैं कि जो पीपीई किट्स हैं या फिर जो तमाम दूसरी किट्स, प्रिकॉशनरी किट्स चाहिए होती हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं अवेलेबल है। ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा। ये तो एक इंस्टीट्यूशन के लिए भी बड़ी बुरी बात होगी और ये एक इर्रिस्पॉन्सिबल चीज़ होगी अगर बोलें कि ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो जो पीपी किट है काफ़ी एडिक्वेट अमाउंट में है और जो मास्क है, चाहे वो सर्जिकल मास्क है या N95 मास्क है, वो भी एडिक्वेट है। उसके बावजूद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्म्स को फ़ॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि जो भी एरिया है उसके मुताबिक उस पे नॉर्म्स फॉलो करना ज़रूरी है। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा मतलब इनिशियली प्रिपरेशन में देरी होगी, बट एट प्रेजेंट तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई भी कमी है या पीपी किट्स की या मास्क की। डॉक्टर साहब, कल जिस तरह से आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कि जो प्लाज्मा थेरेपी पेशेंट्स के ऊपर ट्राई की जा रही थी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, उस थेरेपी को रोका जा सके। सर, क्या पीजीआई में भी कोई प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है पेशेंट्स को, या फिर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही, एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर हैं वो? एक्चुअली जो जो ये प्लाज्मा थेरेपी है एक न्यू मॉडलिटी है। इसमें तो ये कंसेप्ट है कि जो जो मरीज इससे कोरोना से पीड़ित होता है तो उसकी बॉडीज में एंटीबॉडीज शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। तो जब वो ठीक हो जाता है तो उसका जो ब्लड लिया जाता है और प्लाज्मा उसका दूसरे को दिया जाता है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट। तो ये तो एक अभी कोलैबोरेटिव स्टडी है और आईसीएमआर के गाइडलाइंस में ट्रायल्स हो रहे हैं। तो पीजीआई भी एक ट्रायल का पार्ट है और हम लोगों ने, हालांकि हमारी तैयारी है, पर जैसे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की आएंगी, उसके मुताबिक उसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ऐसे नहीं है कि भी जैसे कहा कि अगर ये बोलेंगे कि नहीं इसको करना है तो नहीं करेंगे, पर जो जो भी है ये ट्रायल के लिए हमारा इंस्टीट्यूट भी दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर साहब, अभी अगर प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, कितने पेशेंट्स के ऊपर फिलहाल पीजीआई चंडीगढ़ ने इसका ट्रायल किया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे? अभी अभी क्योंकि ये तो एक प्रोटोकॉल जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जैसे हाँ होगी, उसके बाद में जो हमारा इंस्टीट्यूट इथिकल क्लियरेंस हो जाएगी, जो कि शायद हो चुकी है, और उसके बाद में इसको ट्राई करेंगे। और क्योंकि हमारे पास पहले तो नंबर ऑफ पेशेंट जो रिकवर्ड थे वो कम थे, अब हमारे पास एडिक्वेट है। जैसे जैसे भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमें आदेश देगी उसके मुताबिक हम लोग इसको इनिशिएट करेंगे। हमें इसमें जल्दबाजी करने की भी बात नहीं है कुछ भी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पीजीआई ने, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इस रीजन का, उसने एमडब्ल्यू वैक्सीन के ऊपर भी लगातार काम करी है। सर, अगर मैं साधारण भाषा में समझना चाहूँ, आम लोगों की भाषा में समझना चाहूँ, ये एमडब्ल्यू वैक्सीन थी क्या? कैसे ये काम कर रही है और फिलहाल अभी इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं? एक्चुअली ये जो है ये एक एमडब्ल्यू वैक्सीन जो है, जिसको एमडब्ल्यू वैक्सीन बोलते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू एक किस्म की ड्रग है जो कि कैडिला फार्मा ने तैयार की है। और ये अंडर CSIR उनके इनिशिएटिव से इसका ट्रायल पीजीआई चंडीगढ़, एम्स न्यू दिल्ली और एम्स भोपाल में होगा। और उसमें जो अभी तक ये ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, पर जो प्री ट्रायल में 4 पेशेंट्स को पीजीआई ने किया, 4 पेशेंट को, उसमें इसका सिर्फ सेफ्टी प्रोफाइल देखा गया है। सेफ्टी का मतलब है इससे कोई टॉक्सिक इफेक्ट होता है या कोई इसमें साइड इफेक्ट होता है, वो देखने में नहीं आया है। पर जो इसका ट्रायल है जैसे कि 40 पेशेंट्स में किया जाएगा, वो उसको इनिशिएट करना, अभी इनिशिएट करना है उसको। पर ये जो प्री ट्रायल है ये सेफ्टी के तौर पे कि भी उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हानिकारक कोई
साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो इसमें देखने में आया है। इस ट्रायल के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसा जो ट्रायल है जो एमडब्ल्यू का, ये पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ में पहले भी हुआ है। जैसे कि जो सेप्सिस के पेशेंट होते हैं जिसमें इन्फेक्शन होता है काफ़ी, उसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे इन्फेक्शन होता है तो शरीर में साइटोकाइंस बनते हैं। साइटोकाइंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। थोड़े इसमें प्रोटेक्टिव हो सकती है, पर जब एक एक्सट्रीम हो जाती है तो उससे नुकसानदायक इसके इफेक्ट होते हैं। तो जी, इसी तरह से कोरोना वायरस में भी क्या होता है, जब कोरोना वायरस का अटैक होता है तो जो साइटोकाइंस की लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में। तो ये जैसे कि साइटोकाइंस का एक स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है। तो ये इसका कांसेप्ट ये है कि जो एमडब्ल्यू वैक्सीन है, जो जो एक किस्म की ड्रग है, ये कोई एक ट्रू वैक्सीन नहीं है। जैसे कि जैसे आप बताओ मीजल्स के लिए और उसके लिए जैसे बीसीजी वैक्सीन, जी, ये एक ड्रग है। ये कह सकते हैं कि एक मिसनोमर है कि इसको वैक्सीन भी कहा गया है, पर एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर का मतलब है कि जब जैसे इस वैक्सीन को हम देंगे तो उससे जो साइटोकाइंस का लेवल है शरीर में कम हो जाएगा और उसका जो स्टॉर्म है वो फ्लैटन होगा और पेशेंट की रिकवरी में इससे फायदा होने की संभावना है। तो इस कंसेप्ट के तौर पे इसका ट्रायल किया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर ओवरऑल जिस तरह से केसेस पूरे देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ रहे हैं, सर आप एज़ अ डॉक्टर क्या मानते हैं इसे कंट्रोल कब तक किया जा सकता है? क्योंकि जो अभी तक रामबाण तरीका ऑप्ट किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर कर्फ्यू है, क्या मानते हैं कब तक इसके जो पीक है वो पहुँचेगा और कब तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने सवाल किया, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे कि कर्फ्यू लगाया है, लॉकआउट किया है, एक एक रामबाण का काम कर रहा है। पर ये तो नहीं है कि भी सदा के लिए कर्फ्यू आगे तक लग जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि इसके साथ-साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि 2 व्यक्तियों के बीच में जो फासला है 1.5 से 2 मीटर का होना चाहिए। दूसरा, वैसे भी हम कोई टेबल को टच करते हैं या स्टेयर्स को टच करते हैं या कोई भी जैसे लिफ्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हमें रेगुलरली अपने हाथ वॉश करने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है सैनिटाइज़र हो, घर में तो कई बार नहीं भी होता है, तो आप हमेशा मतलब साबुन पानी से अपने हाथ वॉश कर सकते हैं। और जी, साथ-साथ में एक भीड़ भड़ाके में कोई सभा करने की या पार्टी थ्रो करने की, जैसे कि बापू धाम कॉलोनी में हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो सारे पेशेंट है वहाँ से अ, एक उल्लंघन के तौर पे जो जैसे उल्लंघन हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया और सामूहिक रूप से लोग इतने इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे ये बढ़ गया। और ऐसे लगता है कि जहाँ तक कर्फ्यू का और लॉकआउट का सवाल है, ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, पर मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट या जो एरिया या जो सिटी जहाँ पे बिल्कुल एक भी केस नहीं है या अभी जो रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन ज़ोन में जो चले गए हैं, जब जैसे कि काफ़ी अरसे से कोई भी केस नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग डेफ़िनेटली कर्फ्यू की और लॉकआउट की रिलैक्सेशन दे सकते हैं। और इवन जहाँ पे कोई केस हुआ ही नहीं, वहाँ पे उस जिला को तो आप पूरा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आप पूरा मतलब उसको हटा ही सकते हैं अगर वहाँ कर्फ्यू लगा है। तो ये डॉक्टर तो एक साहब सी जी। डिसीजन है। डॉक्टर साहब, अगर हम कोरोना से पहले की बात करें या फिलहाल अभी जो स्थिति चल रही है, कितना डिफरेंस आप मानते हैं ओवरऑल लाइफ में, लाइफ पैटर्न में क्या चेंजेस आप मानते हैं, कैसे हुए हैं? ये चेंजेस तो एक पूरी मतलब 100% आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज है। पहले देखो हम बिना मास्क के आते थे, अब हर रोज़ हम मास्क लगा रहे हैं। पहले कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कांसेप्ट नहीं था, अब ये सोशल डिस्टेंसिंग का कांसेप्ट है।
हालांकि पहले भी हम लोग बोलते थे हॉस्पिटल में हैंड वॉश, हैंड हाइजीन वीक साल में 5 मई को मनाया जाता था कि हाथ धोने चाहिए, इससे हमारा इन्फेक्शन रेट कम होगा। पर अगर मतलब ये तो हमें अब तो ये हो गया कि अब तो हमें कई बार हाथ धोने चाहिए। कोई सरफेस टच करो या कोई चीज़ टच करो तो, क्योंकि वहाँ पे भी वायरस हो सकता है या इन्फेक्शन का साधन हो सकता है। तो एक और चेंज हो गई। और भी बात है कि पहले मतलब इतने मरीज पीजीआई में जैसे 9,000 से 11,000 मरीज आते हैं। आज सिर्फ इमरजेंसी आ रही हैं और वो भी काफ़ी क्रिटिकल इमरजेंसीज़ आ रही हैं और काफ़ी सारा ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। और ये बहुत सारी चीज़ें देखने में आई हैं, पर उसका एक लोग घर तक भी सीमित हो गए हैं। कइयों को कुछ इसके और भी फ़र्क पड़े हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब साइकोलॉजिकल मेरा एक इलनेस। सवाल छोट हाँ, डॉक्टर साहब मेरा एक ये सवाल है, कोई मरीज़ अगर कोरोना पॉज़िटिव पहले होता है, तो सर क्या वो बाद में फिर से कोरोना पॉज़िटिव हो जाता है? क्या इस तरह के भी कोई केस मिला है, कोई इस तरह का भी मामला सामने आया है, जो एक बार व्यक्ति सफ़र हो गया है? देखिए ऐसे तो ये है कि जैसे डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि जैसे एक बार हम लोग जैसे टेस्ट कराते हैं जब कोई हमारे पास कोरोना पॉजिटिव केस होता है तो उसके 2 बार टेस्ट कराते हैं, जैसे 12वें और 14वें दिन में कराते हैं। जब 2 नेगेटिव निकलते हैं तो उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो हम तो खुश होते हैं और वैसे भी खुशी की बात है, मरीज को घर भेजा जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है कि इतनी खुश होने की भी बात नहीं है, हमें आगे भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इसकी दोबारा भी रिकरेंस होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी है कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, ये सब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए एक नई चीज है। तो इसमें इसमें अभी हमें संभल के चलना चाहिए। बिल्कुल। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे है, सर एक बार न्यूज़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से मैं चाहता हूँ कि आप जो इस रीजन की जनता है, देशवासियों को एक अपील करें कि क्या-क्या प्रिकॉशंस हैं, वो लेने चाहिए? आपने बहुत सही कहा। अब तो एक तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक जहाँ पे कर्फ्यू है या जहाँ पे लॉकडाउन है, वहाँ पे हमें पूरा डिसिप्लिन के साथ उसका पालन करना ज़रूरी है। नंबर 2 जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 व्यक्तियों के बीच में डिस्टेंस 1.5 से 2 मीटर का होना चाहिए। कुछ भी चीज़ हम टच करें या बाज़ार से लाएँ तो हमें अपने मतलब उस चीज़ को भी धो सकते हैं, बट अदरवाइज़ जैसे हाथ है, आप साबुन और पानी के साथ अवश्य धोएँ, कई बार रेगुलरली धोएँ। और ऐसे कोई पार्टी या सामूहिक सभा में आप ना जाएँ जहाँ पे ब क्योंकि कोई भी रिस्क हो सकता है उससे पैदा। और मैं तो ये समझता हूँ और डॉक्टर्स और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हें भी पूरी प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करना चाहिए, नहीं तो यही एक चीज़ है जो हमें कोरोना को अ, ब हराने में सफल कारगर हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया, ख़ास तौर पर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर रेगुलरली आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, आप लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका इस समय देने के लिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी चैनल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।